तो हमारा टेक्निकल सेशन इसी बात पे आधारित रहेगा कि पहला सेशन जो है हमारा, हम लोग उस पे हिंदू महिलाओं की स्थिति को देखें, जांचें। और टेक्निकल सेशन तीसरा होगा कि हम लोग मुस्लिम महिलाओं को, उनकी स्थिति को उनके पर्सनल लॉ के तुलना में जांचें। जहां तक भारतीय महिला का सवाल है, ब्रिटिश काल में, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ब्रिटिश काल में भी सुधार का प्रयास किया गया, लेकिन रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स को लेके ये बात में थोड़ा सा सहम लोग जाते थे कि कैसे हिंदू के ये वर्ग और या मुसलमान के वो वर्ग कैसे रिएक्ट करेंगे। और इसका नतीजा यही रहा, भले ही ब्रिटिश सरकार में बहुत सारा कानून आया, लेकिन महिलाओं की स्थिति कुछ बेहतर नहीं हुई। और इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ब्रिटिश सरकार में भी यदि हिंदू धर्म में कानून की कोई बात होती है, हिंदू धर्म के आधार पर यदि कानून लिखा जाता है, बनाया जाता है, तो ब्राह्मणों द्वारा जो ढांचा बनाया गया था उसी ढांचा पे सरकार केंद्रित होती थी। इट वॉज वेरी एविडेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल that the Brahminical system that was devised and that was continuing in India for centuries, but no doubt it required reforms. But as far as law is concerned in British India, it was more a Brahminical system, though there were some reforms here and there. खास करके हिंदू विधवा, हिंदू बेटियों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया। हम लोग देखते हैं और इतिहास से हम लोग को इस बात की जानकारी मिलती है कि हमारे यहाँ कुछ समाज सुधारक आए थे, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर अंग्रेजों के साथ मिलकर एक विधायी प्रक्रिया चालू किए ताकि आपके यहाँ कोई ऐसा नियम आए जिससे कि हिंदू महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हो सके। और इसी का परिणाम था इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865। द रिजल्ट ऑफ द एंडेवर्स ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865, या आप कहिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1865। ये कह सकते हैं ये कुछ पहले के प्रारंभिक कुछ नियमों में से था जो कि महिलाओं की स्थिति में सुधार करने की बात कही थी। लेकिन ये प्रयास भी अधूरा रहा। इस अधिनियम से भी हम लोग को पूर्ण परिणाम नहीं मिला, और ना ही आप इस अधिनियम को कंप्लीट कर सकते हैं, ना ही आप इस अधिनियम को परिपूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि इस अधिनियम में भी इस बात की कमी रह गई कि जो पर्सनल कानून था, जो पर्सनल लॉ था, उसको सिविल नियमों के अधीन नहीं लाया गया। तो इट वॉज एन इनकम्प्लीट अटेम्प्ट, दो इट वॉज एन अटेम्प्ट, एक प्रयास था, बट इट वॉज एन इनकम्प्लीट अटेम्प्ट। एक और अधिनियम था इंडियन मैरिज एक्ट 1864, भारतीय विवाह अधिनियम 1864। इस अधिनियम में
क्रिश्चियन मैरिजेस के बारे में बात की गई है। ईसाई धर्म से शादी या लड़कों की शादी ईसाई से या लड़कियों की शादी ईसाई से, इस बात पे ये चर्चा की गई है। लेकिन आपका जो हिंदू महिला की स्थिति के बारे में कोई ऐसा खास अधिनियम हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। फिर आपके पास कुछ महत्वपूर्ण नियम आए थे, कुछ महत्वपूर्ण एक्ट, कुछ महत्वपूर्ण कानून आए थे, जैसे हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1923, 1923 का विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट 1928, हिंदू वंशानुक्रम अधिनियम 1928, ये सब कुछ नियम आए थे जिससे कि एक पहल किया गया कि हिंदू महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार मिले। लेकिन इन अधिनियमों, दो ऑल दीज एक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज सिग्निफिकेंट, इससे कुछ महिलाओं को कुछ अधिकार मिलता है। लेकिन जब हम लोग समता की बात करें, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, तो ऐसे स्थिति में हमारे यहाँ कोई खास प्रयास, कोई खास पहल, देयर वॉज नॉट मच ऑफ एन एंडेवर। और हम लोग जब बात करें इक्वल राइट्स फॉर वुमेन की, महिलाओं के लिए समान अधिकार के लिए, तो इस संदर्भ में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AWIC के विचार को जानना जरूरी है। इस सम्मेलन ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के अनुसार इस संगठन के लोगों को, जो आपके यहाँ विधायिका बनी अभी तक भारत में, और ये विधायिका जो भी था पुरुष प्रधान विधायिका था, और उस पुरुष प्रधान विधायिका से ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस को निराशा ही मिली। मीन्स ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वे डिसअपॉइंटेड एंड दे एक्सप्रेस्ड देयर डिस्प्लेजर with the male dominated legislatures. लक्ष्मी मेनन एक महत्वपूर्ण सदस्य यहाँ तक कही 1933 में कि यदि इनको कानून से कुछ मदद चाहिए तो वो न्यायालय में जाके ये बोलेगी कि वो हिंदू नहीं है, तभी उनको न्याय मिलने की उम्मीद है। और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का एक मुहिम चला कि भारत में पुरुष और महिलाओं के बीच समता हो, देयर शुड बी इक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल। और इन्हीं के संघर्ष के परिणाम, इन्हीं के पोटेंशियल जो एक्सप्रेशन था, उसका रिजल्ट ये था कि आपके यहाँ एक नया बिल पास हुआ 1937 में, 1937 में, और इस बिल का नाम था हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1937, हिंदू महिला संपत्ति का अधिकार 1937। इसको ये काफी ये विख्यात, इट वॉज अ वेरी फेमस बिल, और इसको हम लोग देशमुख बिल के नाम से भी जानते हैं। और इसी देशमुख बिल के कारण एक समिति बिठाई गई जिसको कि हम लोग BN राव कमिटी या BN राव समिति के नाम से जानते हैं। और इस समिति का मुख्य उद्देश्य, द मेन ऑब्जेक्टिव, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमिटी वॉज टू डिटरमाइन द नेसेसिटी ऑफ कॉमन हिंदू लॉज। इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत को किस हद तक जरूरत है एक समान हिंदू कानून की। और ये समिति भी
महिला अधिकारों की बात इन्होंने कहा। दे फोकस्ड ऑन हिंदू वुमेन्स राइट, क्योंकि उनके अनुसार था कि समाज में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन के साथ महिलाओं का अधिकार में भी परिवर्तन आना चाहिए। लेकिन दे प्राइम फोकस, इस कमिटी का प्राइम फोकस ये रहा कि हमारे जो शास्त्र में जो बात कही गई है उसमें सुधार लाया जाए। जो आपके समाज में जैसे सती प्रथा हो, डाउरी हो, दहेज प्रथा हो, विधवा विवाह हो, विडो रिमैरिज, इस तरह के जो परंपरा है उसमें सुधार लाया जाए। BN राव कमेटी का ये मुख्य उद्देश्य था। और ये कमेटी की बात हमेशा 2 साल 4 साल में फिर आ जाती थी सामने। और BN राव कमेटी जो है 1937 का जो महिला संपत्ति का अधिकार था, जो वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट था, इस का भी वो लोग समीक्षा किए, इसका भी वो लोग रिव्यू किए। और फिर ये समिति फिर से 1944 में बैठाई गई। और ये समिति अपना एक प्रस्ताव, अपना एक रिपोर्ट फिर भारतीय संसद को 1947 में भेजी। याद रखिएगा, द मेजर चेंज वॉज वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी इन 1937। इसको हम लोग देशमुख बिल भी कहते हैं। और इस देशमुख बिल से आपके यहाँ एक BN राव कमेटी आई। BN राव कमेटी बहुत सारी बातें की। वो इस बात पर चर्चा की कि क्या भारत को ज़रूरत है एक समान हिंदू कोड का, अ कॉमन हिंदू कोड। क्या हम लोग को अपने जो शास्त्र में या परंपराएं में जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, जो प्रैक्टिसेस है, जो कस्टम्स है, उसमें सुधार करें। और ये कमिटी की बातें एक भूत की तरह बार बार सामने आती थी। 1944 में फिर से इस कमिटी को बैठाया गया और ये कमिटी अपना रिपोर्ट 1947 में भारतीय संसद में देती है। और यहां से एक नई कहानी विधायिका के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चालू होता है। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, लेकिन फिलहाल एक और मुद्दा है जो आपको जानना चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट, विशेष विवाह अधिनियम, ये पहली बार 1872 में 1872 में आया था। और स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 के द्वारा, या एज पर स्पेशल मैरिज एक्ट 1872, आप दूसरे धर्म में विवाह कर सकते हैं, लेकिन ऐसे स्थिति में आपको अपने धर्म, हिंदू धर्म को त्यागना होगा। तो ये अधिकतर गैर हिंदुओं के लिए लागू रहा। फिर इस अधिनियम में संशोधन आया स्पेशल मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 1923, विशेष विवाह अधिनियम संशोधन 1923। इसमें क्या था कि हिंदुओं को, बौद्धों को, जैनियों को, सिख को इनके लिए ये लागू होता था। वो अपने धर्म में रहते हुए ये दूसरे धर्म में शादी कर सकते थे और उनके ऊपर पर्सनल लॉ लागू नहीं होगी। बिना धर्म को त्यागे हुए दूसरे धर्म में विवाह कर सकते थे और उनको उत्तराधिकार का भी अधिकार मिलेगा। दे विल हैव द राइट इन सक्सेशन ऑल्सो। तो स्पेशल मैरिज एक्ट एक युगांतकारी अधिनियम आया था। तो अब हमारे पास, जब भारत आजाद होता है
दो महत्वपूर्ण अधिनियम रहते हैं, हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 जिसपे BN राव कमेटी का रिपोर्ट था, और दूसरा आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट 1923। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? समझ में आई बात? आगे बढ़े। यदि बात समझ में आई तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये टेक्निकल सेशन है, टेक्निकलिटीज इसमें इन्वॉल्व है। कैन वी प्रोसीड? नो रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट्स प्लीज। चलिए अब हम लोग स्थिति देखते हैं 1947 के बाद की, पोस्ट 1947। ये रिपोर्ट BN राव रिपोर्ट पार्लियामेंट में भेज दी गई। पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन 1948 से 51 में हुआ, और फिर 1951 से लेके 54 तक हुआ। मतलब 2 बार ये लगातार BN राव कमेटी पे चर्चा हुई। एक बार 1948 से 51 तक, और दूसरा 1951 से लेके 54 तक। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ ही बहुत लोग थे, और जितनी भी महिलाएं थी वो चाहती थी कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू हो। दे वांटेड, जवाहरलाल नेहरू वांटेड, his supporters wanted, the women members wanted a uniform will in the country, a uniform civil code in the country. हमारे कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज अ लॉ मिनिस्टर। तो उन्हीं को चार्ज दिया गया कि भाई अब आप इस बिल को संसद में पेश करें। डॉक्टर BR अम्बेडकर बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, इसमें दो मत नहीं है, और वो शास्त्र पे रिसर्च किए हुए थे, और 2-3 मुद्दे पे उनका सुई अटक जाता था। एक था मोनोगेमी, यानी शादी विवाह, एक पत्नित्व या बहुपत्नित्व, दूसरा तलाक डिवोर्स, और तीसरा था विधवा का अधिकार संपत्ति में, विडोज राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। ये सब मुद्दे पे वो थोड़ा सा नाखुश नजर आते थे। ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी। इनफैक्ट वो चाहते थे कि ये सब प्रथा में सुधार हो, और इस सुधार के लिए खास करके हिंदू धर्म में स्वर्णों को वो नापसंद करते थे। मीन्स ही यूज्ड टू मेक अ फ्रीक्वेंट अटैक ऑन हिंदू लॉज, एंड फॉर सर्टेन रीजंस that we have enumerated, like divorce and the widow's right to property, he wanted all this. But some of the upper caste people were against all these principles. So he became a vehement criticism, and he used to criticize the practices. और इसके कारण डॉक्टर BR अम्बेडकर संसद में बहुत अलोकप्रिय हो गए, है ना। ही बिकेम वेरी अनपॉपुलर इन द पार्लियामेंट, और उन्हीं को ये बिल लेके आना था। नेहरू जी अंबेडकर जी की सुधार को सपोर्ट करते थे। ही यूज्ड टू सपोर्ट अंबेडकर जी सुधार और अंबेडकर जी रिफॉर्म, बट उनका जो एक नकारात्मक सोच था स्वर्णों के लिए, उस पे नेहरू जी इत्तेफाक नहीं रखते थे। बहुत सारा ऐसा मुद्दा था जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर एकदम सही थे, और आज वो परिवर्तन हो चुका उन्हीं के अनुसार। जैसे कि मोनोगेमी, एक पत्नित्व, डिवोर्स, को पार्सनरी का मतलब होता है आपका जो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के उस आपके
जो पैतृक संपत्ति है उसके उत्तराधिकार कौन कौन होंगे, तो उन्हीं को बोला जाता था को पार्टनरी। तो को पार्टनरी के आधार पे भी अंबेडकर जी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर एक सुधार चाहते थे। और देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सारे लोग डॉक्टर बी आर अंबेडकर का विरोध किए। रूढ़िवादी हिंदू गुट, द फंडामेंटलिस्ट हिंदू ग्रुप कॉल्ड डॉक्टर बी आर अंबेडकर एंटी हिंदू, एंटी इंडियन, हिंदू विरोधी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। जो महिला संसद थी वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर की बातों से, राय से, विचार से इत्तेफाक रखती थी। और इसी कारण आपका जो हिंदू कोड बिल जो संसद में पेश होने वाला था, उसके लिए काफी विरोध हुआ। देयर वर लॉट्स ऑफ ऑपोजिशन। और नतीजा ये निकला कि जैसा हिंदू कोड बिल सोचा गया था और जैसा डॉक्टर बी आर अंबेडकर बनाए थे, उस रूप में पास नहीं हो पाया। उसका एक छोटा रूप, उसका एक सैंपल जो है हम लोग को देखने को मिलता है। और हिंदू कोड बिल जो है उसको छोटे रूप में या कहिए इम्प्योर फॉर्म में 4 भाग में बांट दिया गया। और वो 4 भाग था हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम। इस अधिनियम में ये बात की गई थी कि 2 शादी में विच्छेद या डिवोर्स या तलाक तभी होगा जब व्यय विचार का मुद्दा हो, एडल्ट्री का मुद्दा हो। कहने का मतलब है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस का मुद्दा हो, तभी डिवोर्स हो सकता है। तो हिंदू कोड बिल को 4 भाग में तोड़ा गया। पहला भाग था आपका हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम, जिसमें कि विवाह कैसे खत्म होगा, किस मुद्दे पे खत्म होगा, उस पर चर्चा हुई थी। दूसरा जो भाग था उसको हम लोग सक्सेशन एक्ट कहते हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ये देखिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर का इतना बड़ा कदम है कि आज भी इंडियन वुमेन को किसी से कृतघ्न होना है। द इंडियन वुमेन शुड से थैंक्स, लॉट एंड लॉट ऑफ थैंक्स टू डॉक्टर बी आर अंबेडकर, क्योंकि सक्सेशन एक्ट आपका जो 1856 में आया, उसी को आधार मानते हुए उसी में एक संशोधन आया 2005 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का संशोधन हुआ 2005 में। और 2005 में इस नियम के अनुसार महिला को भी अपने पिता के संपत्ति में अधिकार मिलेगा। The women are entitled to have a share of property in their father's property, and ये अधिनियम एक क्रांतिकारी कदम था। It was a revolutionary epoch in the Indian legal system. तीसरा जो भाग है वो है आपका माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, जिसको हम लोग संरक्षक और प्रतिपाल अधिनियम कहते हैं। और चौथा है एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिसको हम लोग हिंदू दत्तक ग्रहण और रख रखाव अधिनियम कहते हैं। हिंदू दत्तक ग्रहण और रख रखाव अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा आप जो गोद लेंगे उसके सारी प्रक्रिया इस पे बात की गई है। तो जो हिंदू यूनिफॉर्म सिविल कोड या हिंदू सिविल कोड के बारे में जो सोच था, जो BN राव कमेटी के द्वारा पेश किया गया था पार्लियामेंट पे, जिससे कि 4-5 साल लगातार इस पर चर्चा हुआ, वो हम लोग 4 भाग में देखते हैं, जो कि सही में यदि सही रूप हिंदू कोड का नहीं था, उसका एक मिश्रित, उसका डाइल्यूटेड, उसका एक धूमिल रूप
हम लोग देखते हैं। और इसी कारण आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हिंदू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44 धारा 44 अनुच्छेद 44 डाल दिया गया, जिसमें यह बात किया गया था कि राज्य में एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए। दे शुड बी ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो संसद में चल रहा था, आपके हिंदू कोड बिल का धूमिल होना, डाइल्यूट होना, बहुत महत्वपूर्ण संसद की महिला सदस्य है ना, वुमेन मेंबर्स लाइक राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, ये लोग बहुत ही नाखुश थी और वो लोग विरोध भी किए थे कि इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं डाला जाए और हिंदू कोड बिल को अभी बना दिया जाए। पॉला बनर्जी, नाम याद रखिएगा, पॉला बनर्जी एक महिला थी। वो ये कही थी, आप देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आप डाल दीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, और ये भी देखिएगा इतिहास गवाह रहेगा तो कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में बन ही नहीं पाएगा। ये सब उनका जो है एक तर्क था, मन था, विचार था। और हम लोग पॉला बनर्जी की बात को आज सही समझते हैं, क्योंकि आज तक आपके यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बन पाया। हिंदू कोड बिल जो कि हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें की, जेंडर इक्वालिटी की, समानता की बात की, पुरुष महिला समानता की बात की, लेकिन इसके अंतर को खत्म नहीं कर पाई। हिंदू कोड बिल का सबसे बड़ा फेलियर था। हिंदू कोड बिल में आपके डिवोर्स का, तलाक का बहुत सारी बातें कही गई कि क्या क्या कार्रवाई किस किस मुद्दे पे हिंदुओं में डिवोर्स हो सकता है, किस मुद्दे पे। और ज्यादातर मुद्दे आप देखेंगे कि वो पुरुषों द्वारा ही उठाया जाएगा। महिलाओं के लिए बहुत सारे मुद्दा खुला था ही नहीं। लेकिन चलिए, कम से कम हिंदू महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ, इस बात से हम लोग संतोष रखते हैं। और जो आपके यहाँ हिंदू कोड बिल हुआ, उसमें मुस्लिम महिला की कोई बात की गई नहीं। मुस्लिम महिला अभी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ से ही वो निर्धारित होती थी। उनको कृषि या कृषि संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता था। और इस मुद्दे पे भी नेहरू जी कहते थे, नेहरू जी कहे थे कि जो आपका हिंदू कोड बिल है, इट वॉज नॉट कंप्लीट एंड नॉट परफेक्ट। हिंदू कोड बिल पूर्ण और परिपूर्ण नहीं है। ये नेहरू जी खुद इस बात को एक्सेप्ट किए, खुद इस बात को माने। लेकिन वो इस बात को भी कहे कि समाज में एकाएक बहुत कठोर परिवर्तन यदि आप लाते हैं, समाज में बहुत ज्यादा कठोर परिवर्तन लाते हैं, तो एक विशिष्ट समुदाय में उत्तेजना पैदा होगी। मीन्स इफ यू ब्रिंग अप ड्रास्टिक चेंजेस एट वंस, इट विल स्टीयर अप सम स्पेसिफिक कम्युनिटीज। बट एनीवे, थोड़ा सकून ये था। यदि हम लोग मुस्लिम महिला की बात करें तो क्या आपके यहाँ जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 आया, स्पेशल मैरिज एक्ट आपका 1872 था, 1923 था, फिर बाद में ये 1954 में भी आया, 1954 में भी आया। और इसमें बात की गई कि कोई भी भारतीय, एनी इंडियन कैन मैरी आउटसाइड देयर रिलीजन। कोई भी भारतीय शादी अपने धर्म के बाहर कर सकता है। और ऐसे स्थिति में उस धर्म का पर्सनल लॉ इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, उस धर्म का पर्सनल लॉ इस पे नहीं
लगेगा। तो इस लॉ का यदि आप व्याख्या करेंगे, इसको इंटरप्रेट करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें मुस्लिम महिला भी आ जाती हैं, क्योंकि इट इज अप्लाइड टू ऑल द इंडियंस, सारे भारतीयों के लिए लागू होता है। वो अपने धर्म के बाहर शादी कर सकती हैं, धर्म के बाहर शादी कर सकते हैं, करती हैं, कर सकती हैं, और उनमें पर्सनल लॉ नहीं लगेगा। और यदि वो डिवोर्स, तलाक की बात भी हो, तो भारत का जो धर्मनिरपेक्ष कानून है, सेकुलर लॉ है, उसे के अनुसार उनका शादी विवाह का या तलाक का प्रक्रिया होगा। इंडियन जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में एक और बात की गई थी कि ऐसे लोग इस नियम के तहत कोई विवाह करते हैं तो उनके संपत्ति में भी, उनके पैतृक संपत्ति में भी उनको अधिकार मिलेगा। इसमें कोई पर्सनल लॉ इसमें काम नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि हिंदू कोड बिल जो हम लोग 4 रूप में देखते हैं, कुछ बातें कही गई महिलाओं के लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 2005 का आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम रहा, जिसमें कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति का भी अधिकार मिलता है। लेकिन इनको हिंदू कोड बिल में काफ़ी खामियां थीं, लेकिन समय का नजाकत था। बहुत ज़्यादा कठोर परिवर्तन करेंगे तो विरोध हर एक दृष्टि से, हर एक जगह से होना चालू हो जाएगा। नेहरू जी भी इसको इनकम्प्लीट बोलते थे, नॉट परफेक्ट बोलते थे। नेहरू जी भी इसको पूर्ण और परिपूर्ण नहीं कहते थे। लेकिन तो भी एक हिंदू महिलाओं की बात को देखी गई, इसको नकारा नहीं जा सकता। और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में मुस्लिम महिलाओं की भी बात इसमें रखी गई कि यदि वो इस अधिनियम के तहत शादी करते हैं तो उनको पूर्ण रूप से सारा अधिकार मिलेगा, चाहे शादी की प्रक्रिया में हो, चाहे डिवोर्स की प्रक्रिया में हो, या उत्तराधिकारी या सक्सेशन के प्रक्रिया में हो। स्पेशल मैरिज एक्ट आपका जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होता था। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जब से अब तो खैर अनुच्छेद 370 खत्म हो गया, लेकिन जब ये लागू हुआ था, जब ये अधिनियम अस्तित्व में आया था, तो जम्मू कश्मीर में नहीं होता था। तो ये जो है हम लोग देख रहे हैं कि हिंदू महिलाओं की स्थिति और विधायिका की द्वारा लेजिस्लेटिव प्रोसेस की तरह किस हद तक उनमें सुधार आया है। अब हम लोग टेक्निकल सेशन 3 करेंगे, जिसमें हम लोग मुस्लिम महिला की बात करेंगे, मुस्लिम महिला की स्थिति के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।